ऐसे ही का तमाम ये कम्बोज माल है, जैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका नए स्टूडियो से मनी सेंट्रल में। जी हां, आज ये स्टूडियो नया है। इस पूरे हफ्ते कुछ ना कुछ नया आपको मिलता रहेगा। सर, ये पूरा हफ्ता नई चर्चाओं का, नए स्टूडियो का, नए शोज का रहने वाला है। मनी सेंट्रल में आप सारे दर्शकों का स्वागत है मनी 9 के इस नए स्टूडियो में, जहां से अब हम अपने नए सिरे से ब्रॉडकास्ट शुरू करेंगे। कई सारी नई चीज़ें इस हफ्ते आपको पता चलेंगी और उसकी शुरुआत आज हम इस मनी सेंट्रल से कर रहे हैं, जो हमारे पुराने स्टूडियो की जगह नए स्टूडियो से रिकॉर्ड होकर आपके सामने आ रहा है। बिल्कुल, तो आप ध्यान रखिएगा, हर दिन आपको एक नई चीज हम इस मनी सेंट्रल में बताएंगे और धीरे धीरे पर्दा उठाएंगे कि क्या हम आपके लिए नया तैयार कर पाए हैं। बीते 8 महीने से बहुत इंतजार था, बहुत सारी नई चीजें हम आपके लिए तैयार कर रहे थे, पूरी एक टीम इसके पीछे लगी थी और अब हम अपने मुकाम तक पहुंच गए हैं। हर एक दिन में हम हर एक नई चीज आपके सामने लाएंगे और बताएंगे कि क्या खास है। फिलहाल आज के मनी सेंट्रल की शुरुआत करते हैं। सर, आज के मनी सेंट्रल की सबसे बड़ी खबर कौन सी है जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं? आज का दिन खबरों के लिहाज से काफ़ी बड़ा दिन है। यूरोप से हमारे सामने पास कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं। पूरे यूरोप में गैस की कमी के कारण त्राही त्राही मची है। ऐसा माना जा रहा है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपना सबसे मजबूत आर्थिक हथियार चल दिया है। इधर भारतीय रुपया 80 के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार कर चुका है। और ये दो बड़ी खबरें हैं, इनके तह में जाकर हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसके अलावा कई अन्य घटनाक्रम भी हैं जिन्हें हम आज मनी सेंट्रल में आपके सामने लेकर आएंगे। और उन घटनाक्रम में कौन कौन से मुद्दे हैं, कौन सी घटनाएं हैं, इसके लिए देखिए आप ऑन द शो। तो शुरुआत होगी आज भारतीय रुपए से। रुपया 80 पार, आगे क्या होगा सरकार? इसके बाद बात होगी रूस की। पुतिन ने चल दिया सबसे खतरनाक हथियार। चीन में प्रॉपर्टी संकट कितना गहरा, कितनी सफल रहेगी 5G नीलामी, इसके संकेत आज पकड़ेंगे। धीमी पड़ गई हाईवे बनने की रफ्तार, क्यों धीमी पड़ गई अंशुमान जी से समझेंगे। और चलते चलते EPFO शेयर बाजार में डालेगा और पैसा। शेयर बाजार में जब EPFO का और पैसा आएगा तो इसका क्या असर होगा शेयर बाजार पर, यह अंशुमान जी से आज समझेंगे। शुरुआत रुपए से। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया लगातार कमजोर हो रहा है। मंगलवार को प्रति डॉलर रुपए ने 80 के स्तर को भी पार कर दिया। दिन के कारोबार में रुपया 80 रुपए 5 पैसे के स्तर तक लुढ़क गया, यानी कि $1 की कीमत 80 रुपए 5 पैसे हो गई, जो अब तक का सबसे निचला स्तर है। और यह गिरावट तब आई है जब डॉलर इंडेक्स में हल्की नरमी है और भारतीय शेयर बाजार से विदेशी निवेशकों की बिकवाली भी हल्की पड़ी है। अब तक रुपए की कमजोरी के यही दो सबसे बड़े कारण बताए जा रहे थे, लेकिन अब ये जब दोनों कमजोर पड़ रहे हैं उसके बाद भी रुपया क्यों कमजोर हो रहा है, अंशुमान जी से समझते हैं। सर, 80 का वो लेवल था, मनोवैज्ञानिक स्तर था जिस पर सबकी नजरें थी और ये माना जा रहा था, कई रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी थी कि 80 के बाद शायद कुछ गिरावट थमेगी। 80 तो पहुंच गए, आगे क्या? शुभम, रुपए की गिरावट को लेकर, रोकने को लेकर रिजर्व बैंक ने पिछले 2 हफ्ते में कई सारे उपाय किए, कई सारे प्रयास किए, कई तरह से मनोवैज्ञानिक रूप से इसको सपोर्ट करने की कोशिश की। लेकिन एक शेर मुझे याद आता है मौसम है बारिश का, कि इतनी बारिश हो चुकी है रात इस दीवार पर, कल सुबह जो धूप निकली तो भी ये गिर जाएगी। वाह। और रुपए की हालत लगभग वैसी ही हो गई है। रुपए पर इतनी बारिश हो चुकी है, इतना कमजोर हो चुका है रुपया अपने बुनियादी कारणों के वजह से, कि थोड़े बहुत उपाय भी जो होते हैं उनके कारण रुपए में गिरावट दिखाई दे रही। 80 के पार जाना केवल एक मनोवैज्ञानिक स्तर तक टूटने की बात नहीं है शुभम। महत्वपूर्ण यह कि 80 के पार रुपया गया है बहुत सारे रिजर्व बैंक के प्रयासों के बावजूद। अब कौन से प्रयास? रिजर्व बैंक ने एकदम तेजी से दुनिया से विदेशी मुद्रा लाने के जितने रास्ते थे वो सब खोल दिए, जो भी रिजर्व बैंक कर सकता था। 79 से 80 के बीच में रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा भंडार से बार बार बाजार में डॉलर छोड़ने की कोशिश की। विदेशी मुद्रा भंडार करीब 8 से 10 बिलियन डॉलर कम हो गया। सारी कोशिश ये थी कि 80 का मनोवैज्ञानिक स्तर पार ना हो, लेकिन 80 का मनोवैज्ञानिक स्तर पार हो गया और रुपया उसके बाहर निकल गया। और ये गिरावट इस बात का संकेत दे रही है कि रिजर्व बैंक के किए गए सारे प्रयासों के बाद भी रुपए की जो बुनियाद है, जो रुपए की जो बुनियादी दरार है, वो इतनी मजबूत है कि उसे वापस खींच रही है। अब यहां के बाद रिजर्व बैंक को अपनी पूरी रणनीति बदलनी पड़ेगी, क्योंकि रुपया 80 की सीमा को पार करके बाहर निकल गया है। अगले स्तर 82 के हैं, 81-82 के आसपास के हैं। नुमरा का एक स्तर 82 का मिल रहा है, यानी रुपया जब एक बार 80 के पार है तो फिर वो कितने नीचे तक जाएगा ये पता नहीं। और ये बड़ी चुनौती है जिसे आने वाले समय में केंद्र सरकार को, इंपोर्टर्स को, महंगाई को, कई सारे आयामों पर जूझना पड़ेगा। बिल्कुल, तो रुपए की कमजोरी फिलहाल
ऐसा नहीं है कि एकदम थम जाएगी, 80 का लेवल जरूर आ गया है, लेकिन ये गिरावट आगे भी बढ़ सकती है। एक और बिंदु इसमें महत्वपूर्ण है कि रिजर्व बैंक ने कोशिश की है भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को सपोर्ट करने की, भारत के शेयर बाजार से अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों की निकासी को सीमित करने की, लेकिन उसके बाद भी जो आउटफ्लो है शुभम भारतीय शेयर बाजार से विदेशी निवेशकों का करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए अभी तक निकल चुके हैं। ये आउटफ्लो तेजी थमता नहीं दिख रहा है और इसकी वजह से रिजर्व बैंक को बाकी सारे प्रयास करने में काफ़ी मुश्किल आ रही है। आमतौर पर इतने युद्ध स्तर के प्रयासों के बाद रुपए की गिरावट लंबी नहीं चलनी चाहिए, तो उसे किसी स्तर पर थम जाना चाहिए। तो एक बार 80 पार होता है तो फिर नए लेवल, नए तरीके के आकलन सामने आने लगते हैं। बिल्कुल, और जैसा अंशुमान जी ने जिक्र किया कि नोमुरा का ये आकलन आ गया है कि अब 82 तक का स्तर भी दिखने लगा है, जिसकी बात भी अब तक कोई नहीं कर रहा था। अगली खबर रूस की यूक्रेन की। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से नेचुरल गैस का संकट का सामना कर रहे यूरोप के लिए हालात अब और बिगड़ने वाले हैं। क्यों बिगड़ने वाले हैं? क्योंकि रूस की गैस कंपनी गैसप्रॉम ने यूरोप के कई गैस खरीदारों को गैस सप्लाई की गारंटी देने से मना कर दिया। गैसप्रॉम ने असामान्य हालात का हवाला देते हुए गैस सप्लाई को लेकर ये बात कही है। रिपोर्ट्स की माने तो नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन के जरिए होने वाली गैस की सप्लाई को लेकर गैसप्रॉम ने यह असमर्थता जताई है। नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन पहले ही मरम्मत के लिए 11 से 21 जुलाई तक बंद है। इस खबर के बाद सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमतों में जोरदार उछाल आया और कच्चे तेल के भाव फिर एक बार बढ़ने शुरू हो गए। यूरोप में महंगाई और तेजी से बढ़ने की आशंका इसके बाद गहरा गई है और इसी आशंका को ध्यान में रखते हुए यूरोपियन सेंट्रल बैंक 11 साल में पहली बार ब्याज दरें बढ़ाने पर विचार कर सकता है। सर, रूस ने अपना सबसे मजबूत हथियार चल दिया। मुझे अच्छे से याद है जिस दिन हम पहली बार मनी सेंट्रल में रूस यूक्रेन युद्ध को डिस्कस कर रहे थे, जब शुरुआत हुई थी युद्ध की, तब आपने कहा था कि गैस वो चीज़ है जो यूरोप की जहां सांसें अटकती हैं। क्या वहां नस दबा दी है? हाँ शुभम, ये बात पूरी दुनिया जानती है और यहाँ तक कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं, अब इस्तीफा दे चुके हैं, नए प्रधानमंत्री की तलाश ब्रिटेन में चल रही है। उन्होंने ये बात कही भी थी कि रूस की गैस यूरोपियन लोगों के रक्त में घुल गई है, डिप कर रही है, वो उनके रक्त में पहुंच गई है। और अंततः सारी युद्ध के बाद, सारी पेशबंदी, सारी खेमेबंदी, सारी हथियारों की चर्चा के बाद पुतिन ने अपना सबसे मजबूत हथियार, जिसको एनर्जी वेपन कहते हैं, वो उन्होंने चल दिया। नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन से सप्लाई बंद करने की एक तरह से घोषणा हो गई। कहा यह गया कि परिस्थितियां फोर्स मेजोर हैं। फोर्स मेजोर का मतलब ऐसी परिस्थितियां जो कंपनी या सप्लाई करने वाली कंपनी के हाथ में नहीं है। गैसप्रॉम मोनोपोली सप्लायर है और उसने ये फैसला करके सूचना दे दी सारे बायर्स को कि ये गैस की सप्लाई अब नहीं हो सकती। तर्क शुभम में दिया गया कि गैसप्रॉम ने जो पाइपलाइन चला रही है उसमें के मेंटेनेंस में कुछ इश्यूज आ रहे हैं। कनाडा से एक टरबाइन की आपूर्ति का इशू था, लेकिन कनाडा का कहना है कि उसने वो टरबाइन भेज दी है, लेकिन उसके बाद भी गैसप्रॉम ने फाइनली ये संकेत दिया है कि वो गैस की आपूर्ति नहीं कर पाएगी। और इसके बाद एक किस्म से यूरोप में आर्थिक त्राहि जैसी स्थिति है। कम से कम 4 बड़े देश ऐसे आपके सामने हैं, जर्मनी के अलावा। जर्मनी पर हम आगे आते हैं। जर्मनी के लिए सबसे बड़ी समस्या, और जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी औद्योगिक अर्थव्यवस्था भी है। जर्मनी के अलावा फ्रांस, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड और चेक रिपब्लिक, इतनी अर्थव्यवस्थाएं तत्काल गैस में इस कमी से या गैस की आपूर्ति बंद होने से प्रभावित होंगी। जर्मनी को वैसे भी पहले से ही अपनी ज़रूरत के मुकाबले करीब 50 से 60% गैस कम मिल रही थी, 40% के आसपास आपूर्ति हो रही थी। जर्मनी को नवंबर से पहले तक विंटर की तैयारी के लिए अपनी स्टोरेजेस के लेवल को 90% तक पहुंचाना है। और अब जबकि रूस ने एक तरह से स्पष्ट कर दिया है कि वो गैस सप्लाई नहीं कर पाएगा, इस वजह से पूरे यूरोप में गैस को लेकर जबरदस्त अफरा तफरी मची हुई है। राशनिंग की संभावना दिख रही है। महंगाई में तो बढ़ोतरी यूरोप में पहले से ही बहुत ज़्यादा है। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब से हमने ये देखा शुभम कि जब से यूरोपियन देशों ने और नाटो ने ऑयल कैपिंग की बात शुरू की, ऑयल प्राइस कैपिंग की बात शुरू की कि रूस से आने वाले तेल की कीमत तय की जाए, उसके बाद से रूस की एनर्जी स्ट्रेटजी बहुत एग्रेसिव हो गई, बहुत आक्रामक हो गई। इसकी शुरुआत इटली को गैस की आपूर्ति बंद होने से हुई थी, फिर नॉर्ड स्ट्रीम को धीमे धीमे रेगुलेट किया गया और ये इसका बड़ा असर दुनिया में एलएनजी मार्केट पर दिखेगा। और हमें सोच रहे थे कि मंदी के कारण गैस की कीमतें थोड़ा रिट्रीट होंगी, पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी आएगी, कच्चा तेल थोड़ा सस्ता होगा, वो सब पूरा पहिया दूसरी दिशा में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। सर, अब मान लीजिए कि रूस ने गैस देनी बंद कर दी,
तो गैस फिर कहाँ से आएगी, कहाँ से नई आपूर्ति ये सुनिश्चित की जाएगी? 2-3 जगहों से बातचीत चल रही है और सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे लिए समझना ये जरूरी है शुभम की पाइपलाइन गैस की आपूर्ति में रूस से बड़ा कोई प्लेयर नहीं है दुनिया में सबसे ज्यादा पाइपलाइन गैस रूस आपूर्ति करता है और रूस के भीतरी जो हिंटरलैंड के गैस और तेल क्षेत्र हैं वहां से कई बड़ी पाइपलाइन है यूक्रेन के जरिए समुद्री रास्तों के जरिए यूरोप में जाती हैं। अब जबकि सबसे बड़ी नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन 2 तो अभी शुरू भी नहीं हो पाई, वो तो इस प्रतिबंध में फंस गई। नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन जिसको धमनी माना जाता था, सबसे बड़ी पाइपलाइन है, उसकी जब आपूर्ति गैस की बंद हो रही है तो अब यूरोप के पास एक ही बड़ी पाइपलाइन आपूर्ति की संभावना दिखाई देती है। वो पाइपलाइन एड्रियाटिक पाइपलाइन है जो अजरबैजान से आती है और अजरबैजान से वो टर्की होते हुए इटली तक जाती है। यूरोपियन यूनियन के एक डेलीगेशन ने अभी हाल में ही अजरबैजान जाकर इस पाइपलाइन की आपूर्ति में गैस आपूर्ति बढ़ाने के लिए समझौता किया है। यहाँ पर सप्लाईज बढ़ाने के लिए अजरबैजान की सरकार को तैयार किया गया है क्योंकि ये रूस को बाईपास करते हुए निकल कर आती है। अजरबैजान की पाइपलाइन अजरबैजान, टर्की, जॉर्जिया, रशिया, ईरान और कैस्पियन सागर के आसपास की सीमा पर है और यहाँ से गैस की आपूर्ति यूरोप को होती। ये एक संभावना है जहां से यूरोप को गैस की थोड़ी आपूर्ति होगी। और दूसरी जो बड़ी चुनौती है, दूसरा जो बड़ा रास्ता है जहां से अब गैस आएगी यूरोप में, वो एलएनजी है, जो लिक्विड नेचुरल गैस है, जो समुद्री टैंकर्स के जरिए या समुद्री रास्तों के जरिए यूरोप में आएगी। और इसलिए एक महत्वपूर्ण बात हमने देखी कि जब से पिछले 3-4 दिनों में शुभम पूरी दुनिया में जो लॉन्ग टर्म एलएनजी कॉन्ट्रैक्ट्स का मार्केट था, जो लॉन्ग टर्म एलएनजी सप्लाई का मार्केट था, उसमें बड़ी तेजी आई है। मतलब कई सारे दुनिया के देश गैस सप्लायर से लंबे समय की आपूर्ति के समझौते कर रहे हैं। तो अब एक किस्म की फायर फाइटिंग शुरू हो गई है यूरोप में। यूरोप के देश मान रहे हैं कि रूस अब गैस की आपूर्ति धीमे धीमे बंद कर देगा या पूरी तरह बंद कर देगा और इसके लिए उन्हें तैयार होना पड़ेगा। और यूरोप की अर्थव्यवस्था महामारी के बाद, मंदी के बाद इससे जूझने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थी। सर, इस घटनाक्रम के बाद मांग आपूर्ति का बाजार कैसे बदलेगा? आउटलुक क्या है कच्चे तेल का, नेचुरल गैस का? नेचुरल गैस का आउटलुक बढ़ोतरी का है क्योंकि हम एलएनजी के कॉन्ट्रैक्ट्स में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। गैस की कीमतें हमने देखा कि आज बाजार में तेजी से बढ़ी। कच्चे तेल की कीमत जो करीब $100 के आसपास थी, अगर मैं चार्ट चेक करने की कोशिश करूं तो ब्रेंट करीब $105 के आसपास हमें दिखाई दे रहा है। नेचुरल गैस की प्राइस भी करीब 1% के आसपास बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। ये दोनों महत्वपूर्ण ईंधन अभी इस समय फिलहाल इस शॉर्टेज के बाद वापस तेजी की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं और जिसका असर हमें यूरोप में इन्फ्लेशन पर पहले दिखाई पड़ेगा और बाकी दुनिया की महंगाई पर भी नजर आएगा। बिल्कुल। चलिए अब यूरोप से चलते हैं चीन। वहां क्या हो रहा है? चीन का प्रॉपर्टी संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। प्रॉपर्टी संकट का हल निकालने के लिए अब वहां के बैंकिंग और इंश्योरेंस रेगुलेटर भी मैदान में उतर आए हैं। रेगुलेटर्स ने वहां के बैंकों से कहा है कि वे डेवलपर्स को कर्ज मुहैया कराएं ताकि अधर में फंसे प्रोजेक्ट को पूरा किया जा सके, ग्राहकों को प्रॉपर्टी की डिलीवरी दी जा सके। घर मिलने में हो रही देरी की वजह से खरीदारों ने डेवलपर्स को रुके हुए प्रोजेक्ट्स के लिए मॉर्गेज पेमेंट रोकने की धमकी दी थी और इसके बाद चीन में आंदोलन शुरू हो गए थे। सर, चीन का ये प्रॉपर्टी संकट कितना गहरा है? चीन का प्रॉपर्टी संकट काफ़ी गहरा है। जिस मॉर्गेज की बात आप कर रहे हैं शुभम, करीब उसका वो 2 बिलियन युआन का, 2 अरब युआन का है, मतलब $300 मिलियन के आसपास का मॉर्गेज अमाउंट मौजूदा संकट में इन्वॉल्व है जो वहाँ में दिखाई दे रहा है। इस संकट के कारण चीन के प्रॉपर्टी मार्केट में प्राइसेस 10 साल के लोएस्ट लेवल पर है। एकदम तेजी से प्रॉपर्टी मार्केट क्रैश हुआ है और ये लगभग एक दूसरे तरीके की सब प्राइम क्राइसिस है। जैसी सब प्राइम क्राइसिस हमने अमेरिका में देखी थी, उसका एक चीनी स्वरूप हमारे सामने आ रहा है जिसमें चीन की कंपनियां प्रॉपर्टी उन्होंने डेवलप की है पर उसे वो डिलीवर नहीं कर पा रही हैं और वो डिलीवर नहीं कर पा रही तो जिन्होंने लोन ले रखे हैं वो उसका लोन चुकाने को तैयार नहीं है और उन्हें समय पर घर नहीं मिल रहे हैं। प्रॉपर्टी मार्केट चीन का लगभग $2.4 ट्रिलियन का है, $2.4 खरब का है और इसका बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग अधिकांश हिस्सा बैंक फिनांस्ड है, अधिकांश हिस्सा क्रेडिट फिनांस्ड है। तो अब क्राइसिस ये है कि लगभग 70 छोटे बड़े शहरों में रियल एस्टेट का संकट चीन में फैल चुका है। हाउसिंग प्राइसेस बुरी तरह गिरे हुए हैं और चीन के लिए ये इस समय मंदी में, आर्थिक विकास दर में गिरावट और बार बार कोविड के कारण
कारण हो रहे लॉकडाउन के बीच कतई अच्छी खबर नहीं और चीन की अर्थव्यवस्था में इसे लेकर काफ़ी अफरा तफरी भी है और बैंकों के ऊपर एक अतिरिक्त दबाव है शुभम कि वो पहले इस रियल एस्टेट सेक्टर को डूबने से बचाएं या वो इकोनॉमी के पहिए को घुमाने के लिए कर्ज देना शुरू करें। सर तो फिर चीज़ें आगे आपको किस डायरेक्शन में जाती दिख रही हैं, क्या होगा वहाँ? दो परिस्थितियां चीन के प्रॉपर्टी मार्केट में कोविड से पहले से समस्या बनती दिखाई दे रही थी। पहली चीज तो ये कि अभी तात्कालिक तौर पर चीन के बैंकों को ये कहा गया है कि वो डेवलपर्स को पैसा दें जिससे कि वो प्रोजेक्ट पूरे करें, और जब प्रोजेक्ट पूरे करें तो मकानों की डिलीवरी शुरू हो, जैसा भारत में हमने देखा कि भारत के डेवलपर्स डिफॉल्ट हुए और उन्होंने मकानों की डिलीवरी नहीं की और फिर लोग कोर्ट गए। तो इससे बैंकों के पास मॉर्गेज के जो पैसे उनके आने की आपूर्ति शुरू होगी और उनके पास वो पेमेंट्स आना शुरू होंगे जो उनकी ज़रूरत है। लेकिन दूसरी तरफ जो प्राइसेस में स्लंप है वो डेवलपर्स को बुरी तरह फंसा चुका है, क्योंकि उन्होंने जिस प्राइस पर हाउसिंग प्लॉट या प्रॉपर्टीज बुक किए थे वो क्रैश कर चुके हैं, 10% तक क्रैश कर चुके हैं। अब इस उलझन से निकलने के लिए एक बार फिर चीन के बैंकों को आगे आना पड़ेगा, उन्हें काफ़ी रिस्क लेनी पड़ेगी, उनको अपने हाथ जलाने पड़ेंगे, तब चीन में रिकवरी आएगी। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि चीन के लिए प्रॉपर्टी मार्केट में ये संकट बहुत गलत समय पर आया है। चीन की कोशिश ये थी कि अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को उभारेगा, डिमांड बढ़ाएगा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो अगर कोई रिकवरी आती तो उसका लाभ लेगा। उससे पहले चीन के प्रॉपर्टी मार्केट में क्राइसिस आ गई है। देश में 5G स्पेक्ट्रम नीलामी की तैयारी शुरू हो चुकी है और नीलामी में भाग लेने वाली कंपनियों ने शुरुआती डिपॉजिट जमा करा दिया है। रिलायंस जियो ने सबसे ज़्यादा 14,000 करोड़ रुपए डिपॉजिट जमा कराया, जो दर्शाता है कि जियो सबसे ज़्यादा स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए बोली लगाएगी। जियो के अलावा भारतीय एयरटेल ने 5500 करोड़ रुपए और वोडाफोन आइडिया ने 2200 करोड़ रुपए डिपॉजिट कराए हैं। इसके अलावा अडानी नेटवर्क की तरफ से 100 करोड़ रुपए का डिपॉजिट जमा किया गया है। सर, अडानी की बिड क्या दर्शाती है? 100 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। कम से कम अडानी की बिड ये तो नहीं दर्शाती कि अडानी पूरे भारत में मोबिलिटी की योजना पर काम कर रहे हैं। जो बात हम पहले से मनी सेंट्रल में चर्चा में दर्शकों को बताते रहे हैं कि अडानी ने फिलहाल अभी अपने आप को इंटरप्राइज 5G नेटवर्क यानी कंपनियों कॉर्पोरेट्स को कैप्टिव नेटवर्क तक सीमित रखने की बात कही है। तो जो बिड के लिए उन्होंने पैसा डाला है वो 100 करोड़ रुपए रखा है और बिडिंग के लिए जो वाचेस्ट रखी है कि मान लीजिए अगर कीमतें ऊपर जाती हैं तो 900 करोड़ रुपए के आसपास की वाचेस्ट बनाकर रखी है, 900 करोड़ रुपए के आसपास, और बिड तक वो ले जा सकते हैं। सबसे बड़ा हिस्सा रिलायंस ने डाला है क्योंकि रिलायंस को पैन इंडिया नेटवर्क चाहिए। इनकी तुलना में वोडाफोन और भारतीय एयरटेल के पास पहले से नेटवर्क उपलब्ध है, तो उन्हें अपने नेटवर्क को 5G पर अपग्रेड करने के लिए छोटे छोटे बैंड्स और स्लाइसेस चाहिए। लेकिन जिस तरीके की बिडिंग आई है, जिस तरीके का पैसा अलग से बिडिंग के लिए रखा गया है, उससे एक संकेत तो मिल रहा है कि इस बार भी स्पेक्ट्रम बेचने का लक्ष्य पूरा नहीं होगा और सरकार को स्पेक्ट्रम से पूरी राशि शायद नहीं मिलेगी। 9 लाख करोड़ रुपए के आसपास की उम्मीद थी शायद सरकार को मिलने की, लेकिन 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का राजस्व इस स्पेक्ट्रम ऑक्शन से मिलने की गुंजाइश नहीं दिख रही है। इस बार भी स्पेक्ट्रम आपको लगता है फिर अनबिका रह जाएगा? काफ़ी बड़ा हिस्सा अनबिका रह जाएगा और पिछले 3-4 बार से हम देख रहे हैं शुभम कि एक बड़ा हिस्सा स्पेक्ट्रम का अनबिका रह रहा है। और दूसरी एक और चीज़ है कि इकोनॉमी स्लोडाउन के मोड में है, डिमांड डेटा की थोड़ी कम हो रही है, तो कंपनियां और भी कम स्पेक्ट्रम लेने की कोशिश करेंगी। बाजार में प्रतिस्पर्धा भी सीमित है। अगर अडानी नहीं आए होते, और अडानी ने इस संकेत के साथ ये भी संकेत कर दिया कि अडानी बाजार में स्पेक्ट्रम की प्रतिस्पर्धा को बहुत ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहते हैं। अगर अडानी तीसरे प्लेयर के तौर पर नहीं आए होते तो ये मूलतः 2 कंपनियों की लड़ाई का बाजार रह जाता, जिसमें कि वोडाफोन एक छोटा हिस्सा लेकर रहता। तो इसलिए वो प्रतिस्पर्धा नहीं दिख रही है। इसके बाद भी कि TRAI ने और सरकार ने मिलकर स्पेक्ट्रम की कीमतों में कमी की थी और रियायत दी थी। बिल्कुल। अब चलिए मनोज शर्मा के साथ उनकी स्पेशल रिपोर्ट के सहारे आपको स्टील बाजार का हाल दिखाते हैं। यहाँ बीते 1-2 महीने में क्या हुआ। एक काम तो नहीं हुआ कि भाई कंपनियों ने कीमतें घटाई हों भले ही, लेकिन स्टील के उत्पाद तो सस्ते नहीं हुए। स्टील से याद आती है कार, मोटरसाइकिल, वहाँ तो दाम बढ़े ही हैं। खैर, और दुनिया के बाजारों में क्या हो रहा है देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। बात बहुत पुरानी नहीं है। रूस यूक्रेन युद्ध से ग्लोबल मार्केट में स्टील की कीमतें आसमान पर थीं और भारतीय स्टील कंपनियों को मुनाफे पर यूरोप के बाजार में स्टील एक्सपोर्ट का मौका मिल गया था। लेकिन तभी महंगाई बढ़ते देख सरकार ने मई में स्टील निर्यात पर टैक्स लगा दिया और कंपनियों के मुनाफे पर कैंची चल गई। हालांकि एक्सपोर्ट टैक्स के बावजूद कंपनियों को स्टील निर्यात में थोड़ी बहुत रियायत जरूर मिल रही थी, लेकिन ग्लोबल मार्केट में स्टील की घटी कीमतों ने वो जरिया भी खत्म कर दिया। सिर्फ एक्सपोर्ट ही नहीं,
बल्कि घरेलू मार्केट में भी स्टील कंपनियों के मुनाफे घटे हैं। एक्सपोर्ट टैक्स के बाद स्टील की कीमतों में भारी गिरावट आई। अप्रैल के दौरान स्टील के भाव की तुलना अगर मौजूदा भाव से की जाए तो कीमतें लगभग 20% घटी हैं, यानी कंपनियों के लिए दोहरी चुनौती है। ऊपर से इन घटी हुई कीमतों का फायदा पूरी तरह से ग्राहकों तक नहीं पहुंच रहा। घर निर्माण के लिए सरिया और स्टील की लागत तो घटी, लेकिन घर खरीदारों के लिए दाम बढ़ ही रहे हैं। इसी तरह ऑटो कंपनियां सस्ते स्टील से अपनी लागत तो घटा रही हैं, लेकिन ग्राहकों के लिए कार स्कूटर के दाम बढ़ ही रहे हैं। ग्राहकों को सस्ते स्टील का फायदा नहीं मिलने और वैश्विक मार्केट भाव घटते देख कंपनियां स्टील निर्यात पर लगे टैक्स को हटवाने के लिए सरकार पर दबाव बना सकती हैं। चर्चा ऐसी भी है कि कुछ कंपनियों ने टैक्स हटाने के लिए लामबंदी शुरू भी कर दी है। रुपए की कमजोरी को देख कंपनियां एक्सपोर्ट से मुनाफा जो देख रही हैं। हालांकि चर्चा ये भी है कि सरकार लौ अयस्क निर्यात पर भी टैक्स बढ़ा सकती है। निर्यात पर पाबंदी नहीं होने की वजह से पिछले साल देश से स्टील एक्सपोर्ट में 25% से ज्यादा का उछाल आया था। रूस यूक्रेन युद्ध से वैश्विक स्टील मार्केट सप्लाई की किल्लत झेल रहा है और भारतीय स्टील कंपनियों के पास वैश्विक बाजार में पकड़ बनाने का अच्छा मौका हो सकता है। महंगाई की चुनौती के बावजूद सरकार भी निर्यात को बढ़ावा देना चाहती है और सरकार की यह मजबूरी स्टील निर्यात पर लगी पाबंदी को हटाने में कंपनियों की मदद कर सकती है। मनी 9 के लिए मनोज कुमार। देश में 34,800 किलोमीटर के राजमार्ग बनाने के लिए 2015 में जिस भारतमाला परियोजना को शुरू किया गया था, उसके तहत अब तक सिर्फ 23% ही काम पूरा हो सका है, जबकि योजना को मार्च 2022 में पूरा होना था। रेटिंग एजेंसी इकरा ने यह अनुमान लगाया है। इकरा का कहना है कि मौजूदा स्पीड से योजना 2028 तक पूरी होगी और तय लागत भी लगभग तब तक दोगुनी हो चुकी होगी। 2028 तक तो ये तक अनुमान है कि लागत यहाँ से और 15-20% बढ़ सकती है। मार्च 2022 तक सिर्फ 20,632 किलोमीटर राजमार्ग निर्माण के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया जा सका है, उसमें 8,134 किलोमीटर राजमार्ग ही बन सका है। सर, भारतमाला परियोजना सरकार की बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना थी, रोड बनते भी दिख रहे थे, अचानक यहाँ क्या दिक्कत आ गई? 3-4 बड़ी दिक्कतें हैं। और ये जो इकरा की स्टडी है शुभम, ये हमें भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जो चल रही सबसे पुरानी स्थायी समस्या है उसे बताती कि परियोजनाएं समय पर पूरी नहीं हो पाती फंड्स या बाकी चीज़ों की कमी से। पर भारतमाला का पटरी से उतरना बड़ी खबर है और इसका असर हमें सीमेंट, स्टील और जॉब मार्केट पर दिखाई देगा। भारतमाला की बढ़ी हुई लागत लगभग 100% बढ़ गई है। अब 10.63 लाख करोड़ रुपये इसकी लागत हो जाएगी। बढ़ने के बाद 2 बड़ी वजह हैं जिनके कारण हमें भारत में ओवरऑल भी, भारतमाला के साथ हम आगे नेशनल हाईवेज के निर्माण की भी बात करेंगे, जिनमें हमें तेजी से कमी आती दिखाई दे रही है। सबसे पहली चीज़ ये है कि कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, यानी भारत में सड़कें बनाने की लागत में सीमेंट और बाकी चीज़ों की लागत बढ़ी है और इस लागत में बढ़ोतरी के कारण NHAI या जो डेवलपर्स हैं उनके पास फंड्स नहीं हैं जिसकी वजह से वो इस बढ़ी हुई लागत के आधार पर निर्माण कर सकें। और दूसरी जो बड़ी चुनौती दिखाई दे रही है वो ये दिखाई दे रही है कि जो बाजार में मेन डेवलपर है, खासतौर से NHAI है, उसके पास फंड्स का क्रंच है, शॉर्टेजेस हैं। उसे तो सरकार ने बाजार में निवेश करने से भी, बाजार से बोरिंग करने से भी रोक दिया है और जो प्राइवेट डेवलपर्स हैं वो उतने आगे बढ़कर अब सड़क निर्माण परियोजनाओं में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। और भारतमाला का पिछड़ना या भारतमाला का पीछे जाना इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए अच्छी खबर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इससे हमें बहुत सारे और भी जो कनेक्टिंग प्रोजेक्ट है और उनके आसपास का डेवलपमेंट है उस पर असर होता दिखाई देगा। सर, भारतमाला के इतर बाकी नेशनल हाईवे की भी रफ्तार थोड़ी मंद पड़ती दिख रही है। नेशनल हाईवेज की रफ्तार काफ़ी मंद है। दूसरी रिपोर्ट जो हमारे पास क्रिसिल की है वो ये बताती है कि इस रिपोर्ट के मुताबिक ओवरऑल पूरा नेशनल हाईवे डेवलपमेंट अगर आप इस क्वार्टर में देखें, साल के पहले क्वार्टर में तो पिछले 3 सालों की तुलना में लोएस्ट रहा है, सबसे कम रहा है। और ये गिरावट पिछले 3 सालों की तुलना में तो कम है ही। इसके अलावा जो सामान्य रूप से जो रफ्तार सरकार ने रखी थी कि करीब औसत रफ्तार जो है वो 22 किलोमीटर पर डे की जो रफ्तार तय की गई थी, उससे भी
कम दिखाई दे रही है। तो दोनों तरफ से भारतमाला एक बड़ा प्रोजेक्ट था और नेशनल हाईवे के विकास की बाकी रफ्तार, दोनों में हमें कमी दिखाई पड़ रही है और दोनों के कारण एक ही जैसे हैं। कंस्ट्रक्शन कास्ट बढ़ना, एक्विजिशन, लैंड एक्विजिशन की प्राइसेस बढ़ जाना क्योंकि ज़मीनें महंगी हैं, और दूसरा ये लैंड एक्विजिशन करने वाली जो प्रमुख एजेंसियां हैं उनके पास फंड्स की कमी होना, और इन दोनों वजहों से सड़क निर्माण की रफ्तार में हमें धीमापन दिख रहा है। जी, महंगाई से सभी परेशान हैं। रिटायरमेंट फंड ईपीएफओ का पैसा शेयर बाजार में लगाए जाने की लिमिट बढ़ सकती है। रिपोर्ट्स की माने तो जुलाई अंत में होने वाली ईपीएफओ की बैठक में लिमिट बढ़ाने पर फैसला हो सकता है। अभी तक ईपीएफओ का 5 से 15% पैसा ही शेयर बाजार में लगाए जाने की अनुमति है। इस लिमिट को बढ़ाकर अब 20% करने पर विचार हो रहा है और जुलाई अंत में फैसला होने की संभावना है। अगर ये पैसा आता है बाजार में तो सर क्या असर होगा? लगभग कितना पैसा बाजार में अतिरिक्त आएगा? 3 से 4 हज़ार करोड़ रुपए प्रतिमाह ईपीएफओ से आने की संभावना है, और शेयर बाजार के निवेशकों के लिए काम अच्छी खबर है शुभम। अच्छी खबर इस वजह से भी है क्योंकि वैसे भी हम भारतीय शेयर बाजार से विदेशी निवेशकों की वापसी देख रहे हैं। पूरा का पूरा बाजार आमतौर पर अब छोटे निवेशकों के जरिए चल रहा है। ईपीएफओ को भारतीय शेयर बाजार में निवेश करने की इजाज़त का प्रस्ताव काफ़ी समय से लंबित है, लेकिन अब तो सरकार ने राज्यसभा में बताया है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के पास ये प्रस्ताव आ चुका है, और अगर ये निवेश की सीमा 20% की जाती है तो कम से कम बाजार में फंड आने का और लंबे समय का फंड आने का, क्योंकि ईपीएफओ का पैसा लॉन्ग टर्म फंड है, लंबे समय के निवेश का एक रास्ता खुलेगा। अभी ईपीएफओ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में फंड्स में निवेश करता है। इसके बाद हम एक और बड़े प्लेयर को एलआईसी की तरह एक और दूसरे बड़े प्लेयर को जिसके पास लॉन्ग टर्म स्टैट्यूटरी सेविंग है उसे बाजार में सक्रिय होता देख पाएंगे। बिल्कुल। तो आज के मनी सेंट्रल में फिलहाल इतना ही। सर बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम खबरों पर विश्लेषण के लिए। आप याद रखिएगा कि आज से पूरे हफ्ते हर दिन आपको कुछ नया बताने वाले हैं हम अपने मनी सेंट्रल के माध्यम से। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल शाम को 7 बजे फिर आऊँगा नया मनी सेंट्रल लेके। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। का तमाम ये संबोधित